मैं आपको एक ऐसी हस्ती से मिला रही हूँ जिन्होंने साइंस और मैथ्स के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है। उन्होंने साइंस मैथ्स के टीचर्स को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि साइंस और मैथ्स जैसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को कैसे सरल करा जा सकता है, कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। मेरे साथ हैं डॉक्टर आशीष दत्त शर्मा। उसके बाद आपने सर्विस की या आप एजुकेशन लाइन में आए? मैं एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम से तो शुरू से ही थोड़ा सा मुझे लगता था कि थोड़ा चेंज होना चाहिए जी। और फिर समय जैसे मिला तो फिर हमने हमारे खुद के प्राइवेट कॉलेजेस खोले। पर ये जो आपने लैब्स शुरू करी हैं, इसका आइडिया कहाँ से आया? जी, जब मैं बहुत छोटा था तब हमारे एजुकेशन सिस्टम में उस समय एक ब्लैक बोर्ड हुआ करता था। जी हाँ। और टीचर एक चौक लेके आता था कि जब टीचर ने एक सर्कल बनाया और उसको बोला ये सर्कल है, उसकी कई पैरामीटर्स के बारे में उन्होंने 2-4 दिन डिस्कशन किया। फिर थोड़े दिनों बाद वही सर्कल बना के कहा ये स्फीयर है। कभी हमें मौका लगा तो हम इन सब चीज़ें जो छोटी छोटी सी चीज़ें जो बच्चे को काफ़ी कंफ्यूज करती हैं उसके लिए हम काम करेंगे। फिर जब मेरे बच्चे स्कूल एजुकेशन में आए तब मुझे लगा ये सेम लूप में फंसेंगे। तो मैंने फिर इनको होम स्कूल किया। तो जब होम स्कूल जब हम लोगों ने किया तब हमने सोचा कि हम वर्किंग मॉडल्स पे काम शुरू करते हैं। रिसोर्सेज का इशू कभी भी नहीं था कि हमें कन्वर्जन ऑफ एनी आइडिया इनटू सॉलिड मॉडल हम लोगों का शुरू से अच्छा था, तो हम लोगों को कन्वर्ट कर दिया। आपने इतने सारे मॉडल्स इनोवेट करे हैं कि ये जो मॉडल्स आपने इनोवेट किए हैं इनके क्या क्या एरियाज हैं? ये जो वर्किंग मॉडल्स हैं ये क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के लिए अच्छा यूज आता है। हमने 5 टाइप्स की लैब्स बनाई है। तो उसके लिए हमने वर्ल्ड की 1500 जो पजल्स हैं उसको हमने रिसर्च किया। उसमें से हमें लगा कि 150 जो पजल्स थी वो हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ सिंक करती है। डिजिटल डिटॉक्स हम लोग चाहते हैं बच्चा मोबाइल से थोड़ा कम काम में ले, उसकी जगह कुछ ऐसा सीखे जो उसके बनाए, मतलब वो भी एडिक्टिव है, हमारी पजल भी एडिक्टिव है। तो आपका बच्चा मोबाइल छोड़ के वो जरूर खेले। हाँ, ठीक है, लर्निंग उसमें भी होती है लेकिन उसमें डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत सारे होते हैं। जबकि अगर वो आपकी पजल्स करेगा तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेगा और अपने माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड रहेगा। तो ये जो हमारी मॉडर्न मैथमेटिक्स है उससे किस प्रकार डिफरेंट है या वैदिक मैथमेटिक्स? तो हम लोग ये जो से वैदिक मैथमेटिक्स कृष्णा तीरथ जी महाराज ने डेवलप करके दिए। तो अगर मैथमेटिक्स में अगर हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स को अगर एजुकेशन का पार्ट बना देते हैं थ्रू वर्किंग मॉडल, तो आप मानिए कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। कि जो ये वैदिक मैथमेटिक्स है ये हमारी सनातन मैथमेटिक्स है जो संस्कृत से डिकोड करी गई है। आशीष जी, मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि आपकी एजुकेशन लाइन की जो जर्नी है उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। मेरी जो क्लास 12 तक एजुकेशन है वो कोटा में हुई है। उसके बाद मेरा जो एडमिशन है वो मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसको हम MNIT जयपुर के नाम से मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम पे अब जानते हैं। वहाँ पे मैंने मैकेनिकल में 93 to 97 मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने बीटेक किया। फिर मेरा मास्टर्स भी हमारे MNIT जयपुर से ही हुआ। वो 2000 मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया था मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इंजीनियरिंग में। फिर मैंने 2007 में सेम कॉलेज MNIT जयपुर से ही मैंने अपना PhD कंप्लीट किया। वेरी गुड। तो MNIT से आपका बहुत पुराना रिश्ता है। उसके बाद आपने सर्विस की या आप एजुकेशन लाइन में आए? जी, मैं 3 साल तक मैं हमारे ही कॉलेज MNIT जयपुर में एज ए गेस्ट फैकल्टी था। अच्छा। तो मैं यहाँ रहते हुए मुझे बड़ा, मैं एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम से तो शुरू से ही थोड़ा सा मुझे लगता था कि थोड़ा चेंज होना चाहिए जी। और फिर समय जैसे मिला तो फिर हमने हमारे खुद के प्राइवेट कॉलेजेस खोले। अच्छा। तो वो मैंने 2 इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो जिसको हम ओन करते हैं वो हम लोगों ने चलाए। एक कोटा में है और एक जयपुर में है। वेरी गुड। तो इस तरह से आप एजुकेशन से जुड़े रहे। पहले आप गेस्ट फैकल्टी थे और फिर आपने, पर ये जो आपने लैब्स शुरू करी हैं आशिता एंड अर्नव इनोवेशन लैब्स, इसका आइडिया कहाँ से आया? जी, जब मैं बहुत छोटा था तब हमारे एजुकेशन सिस्टम में उस समय एक ब्लैक बोर्ड हुआ करता था। और टीचर एक चौक लेके आता था, उससे उस पर लिखा करता था। तो जब मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय थोड़ा सा क्लिक हुआ कि जब टीचर ने एक सर्कल बनाया और उसको बोला ये सर्कल है, उसकी कई पैरामीटर्स के बारे में उन्होंने 2-4 दिन डिस्कशन किया। फिर थोड़े दिनों बाद वही सर्कल बना के कहा ये स्फीयर है। तब मुझे लगने लगा कि शायद टीचर के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो स्फीयर को कैसे रिप्रेजेंट करे। तब से मुझे लगता था कि कभी हमें मौका लगा तो हम इन सब चीजें जो छोटी छोटी सी चीजें जो बच्चे को काफी कंफ्यूज करती हैं उसके लिए हम काम करेंगे। फिर जब मेरे बच्चे स्कूल एजुकेशन में आए तब मुझे लगा ये सेम लूप में फंसेंगे। तो मैंने फिर इनको होम स्कूल किया था। जब होम स्कूल जब हम लोगों ने किया तब हमने सोचा कि हम वर्किंग मॉडल्स पे काम शुरू करते हैं। तो ये अर्ली एज से इनकी क्लास 3 से हम लोगों ने इनके वर्किंग मॉडल्स पे काम शुरू किया क्योंकि रिसोर्सेज थे, इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे थे, खुद इंजीनियर थे। तो रिसोर्स
प्रोसेस का इशू कभी भी नहीं नहीं रहा कि हमें कन्वर्जन ऑफ एनी आइडिया इनटू सॉलिड मॉडल हम लोगों का शुरू से अच्छा था। हाँ। तो हम लोग वो कन्वर्ट कर देते थे। वेरी गुड, ये तो आपने अपनी नॉलेज का बहुत अच्छा यूज किया, अपने बच्चों से शुरू किया और अब तो आपने इतने सारे मॉडल्स इनोवेट करे हैं। अभी मैं आपकी लैब्स देख रही थी, तो मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो मॉडल्स आपने इनोवेट किए हैं इनके क्या क्या एरियाज हैं, किस तरह के मॉडल्स आप बना रहे हैं? एक ही तरह के खाली मैथ्स के हैं या साइंस के हैं, खाली प्राइमरी स्कूल के लिए हैं या हाई स्कूल के लिए भी हैं? उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये जो वर्किंग मॉडल्स हैं ये क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के लिए अच्छा यूज आ सकते हैं। ये एजुकेशन मॉडल और नहीं सभी के लिए हमने 5 टाइप्स की लैब्स बनाई है। अच्छा। उसमें पहली जो लैब है उसको हम बोलते हैं आउट ऑफ बॉक्स पजल सॉल्यूशंस। तो आउट ऑफ बॉक्स में मतलब आप कभी भी, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक छोटा सा एक है, हम इसको क्या बोलेंगे? स्फीयर और सर्कल। अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें आगे लेके जाता है हम बहुत कन्वर्ट शेप में आ जाते हैं, हमें सर्कल दिख रहा है। हाँ। इसी को अगर हम किसी छोटे बच्चों को बताएं जिसको सर्कल नहीं पड़ा था, तो वो कहेगा मेरी बनाई माँ की बनाई हुई रोटी है, ये मेरे दादाजी का सर है, ये मेरे चंदा मामा है, ये फुटबॉल है। तो देखिए उसने कितनी सारी चीजें आपको इसमें बता दी है। हाँ। तो अब आउट ऑफ बॉक्स सोचने के लिए यही सब बेसिक्स चाहिए। तो उसके लिए हमने वर्ल्ड की कोई 1,500 जो पजल्स हैं उसको हमने रिसर्च किया। तो उसमें से हमें लगा कि 150 जो पजल्स थी वो हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ सिंक करती है, तो हम लोगों ने 150 पजल्स वो बनाई। अच्छा। तो ये डिजिटल डिटॉक्सिंग के लिए हमारी तरफ से किया गया एक प्रयास था। डिजिटल डिटॉक्स हम लोग चाहते हैं बच्चा मोबाइल से थोड़ा कम काम में ले, उसकी जगह कुछ ऐसा सीखे जो उसके बनाए, तो वो पजल्स उनको उसके साथ सिंक करती है। मतलब वो भी एडिक्टिव है, हमारी पजल भी एडिक्टिव है। तो आपका बच्चा मोबाइल छोड़ के वो जरूर खेलेगा। हाँ, नहीं तो वो तो उसमें लर्निंग होगी और वो खाली डिजिटल फोन पर नहीं बैठा हुआ या कंप्यूटर पे नहीं बैठा हुआ। ठीक है, लर्निंग उसमें भी होती है, लेकिन उसमें डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत सारे होते हैं। जबकि अगर वो आपकी पजल्स करेगा तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेगा और अपने माइंड को ज्यादा से ज्यादा फोकस्ड रहेगा। सेकंड टाइप की जो लैब है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग लैब है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग लैब मींस मतलब आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो एसएसटी का हो, उसके लिए हमने एक मॉडल बेस एक लैब बनाई है, उसमें सभी कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। तो वो सेकंड लैब है हमारी, दैट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग लैब फॉर सब्जेक्ट्स। जो थर्ड लैब जो हम लोगों ने डिजाइन करी है वो है वैदिक मैथमेटिक्स लैब। वैदिक मैथमेटिक्स मीन स्पीड कैलकुलेशन। एक्चुअली उसमें हमने क्या करा, हमने 10 पैरामीटर्स लिए हैं, 1 प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर अंडर रूट क्यूब रूट फैक्टोरियल एंड लॉग। इससे लगभग जितने भी ऑपरेटर्स हैं मैथ के सब कवर हो जाते हैं जी। तो इस पे हमने काम किया। हमारी फोर्थ जो लैब है वो लैब है विजुअलाइजेशन ऑफ मैथमेटिक्स लैब। मतलब हम क्या करते हैं मैथमेटिक्स, जैसे मैं आपसे कभी कोई छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना है? 10 डिवाइडेड बाई 2 5। 20 डिवाइडेड बाई 4 20 divided by 4 is 5. 5, very good. 198 divided by 29. ये डिफिकल्ट हो गया, अब कैलकुलेटर चाहिए। हाँ, प्रॉब्लम क्या है, आपने वो मेमोराइज कर रखा था, आपने उसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं किया, टेबल्स याद बिल्कुल। तो मैथमेटिक्स जब हम करते हैं तो हमने बेसिकली मैथ्स के साथ क्या किया, हमने उसको याद करना शुरू कर दिया। याद नहीं करना था, हमें उसको अप्लाई करना था। तो जब एप्लीकेशन पार्ट माइनस हो गया और मेमोराइजेशन आगे आ गया तो मैथ्स ने अपना फ्लेवर यहीं खो दिया और हम भी बच्चों को रोट लर्निंग की तरफ लेके जा रहे हैं। इसीलिए जब मैंने आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर आप क्यों नहीं निकाल पाए, क्योंकि हमने उसको मेमोराइज नहीं कर रखा था। अगर हमने वो 2 भी कैलकुलेट किए होते तो आप ये भी कैलकुलेट करते। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा है। ये मैथमेटिक्स, हाँ, आपसे एक एक चीज करके समझेंगे इस बारे में। मैथमेटिक्स विजुअलाइजेशन का यहाँ था। और फिफ्थ लेवल जो लैब है वो दैट इज मेमोरी बेस्ड। मेमोरी लैब बोलते हैं हम इसको। बेसिकली हम कोई भी बुक उठाते हैं, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट, उसमें हमें 3 कंपोनेंट मिलते हैं। वन इज टेक्स्ट, सेकंड वन इज नंबर एंड थर्ड वन इज डायग्राम। इसके अलावा फोर्थ कंपोनेंट नहीं होता। या तो टेक्स्ट में कुछ लिखा हुआ होगा, या नंबर डेटा होगा, डिजिट्स होंगी, या फिर एक डायग्राम होगा। इससे सारे सब्जेक्ट्स बनते हैं। तो हमने इन तीनों को कैसे याद करना, उसकी कुछ टेक्निक्स पे काम किया और बड़ी इफेक्टिव टेक्निक्स है। अच्छा। बेसिकली लिंकिंग हम लोगों ने कॉन्सेप्ट काम में लिया, क्योंकि हमें ये अच्छे से पता है कि जो ब्रेन है वो ब्रेन हमारा इमेज पहले प्रोसेस करता है, टेक्स्ट को बाद में प्रोसेस करता है। और जो हमारी जितनी भी बुक्स हैं वो सब टेक्स्ट प्रोसेस में, मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो उससे थोड़ी मुश्किल आती है। अच्छा, तो मींस इस वाले 5th एरिया में आपने टेक्स्ट को लिया और डाटास को लिया और डायग्राम्स को लिया, और डायग्राम्स, मतलब मेमोराइजेशन का कंप्लीट प्रोसेस यहाँ का होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपके 5 फील्ड्स। आशीष जी, बहुत से लोगों को वैदिक मैथमेटिक्स का आइडिया नहीं है, तो ये जो हमारी मॉडर्न मैथमेटिक्स है उससे किस प्रकार डिफरेंट है, या वैदिक मैथमेटिक्स कैसे क्या है?
बेसिकली कृष्णा तीरथ जी महाराज थे। उन्होंने कुछ जो संस्कृत के फॉर्मूलाज थे उनको काफ़ी सालों तक डिकोड करके स्पीड कैलकुलेशन यानी वैदिक मैथमेटिक्स को डेवलप करके दिया। अच्छा, मतलब ये सब ये मान के चलिए हमारे सनातन धर्म का ही एक पार्ट है। बेसिकली हमारे यहाँ से बहुत सारी चीज़ें बाहर गई जी हाँ। और बाहर जाके जब पैकेजिंग करके वापस लौटी है तो लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। पाइथागोरस की बात करें तो वो भी अगर आप कुछ नहीं कई 100 साल पहले जाते हैं तो आपको हमारे जो धर्म ग्रंथों में उसकी मिल जाएगी आपको व्याख्या। हम आज जैसे नासा डिस्टेंस कैलकुलेट करता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स निकालते हैं, तो उसमें भी आप देखिए हमारी हनुमान चालीसा की 18वीं चौपाई जुग सहस योजन पर भानु दिल्लियो ताई मधुर फल जानो, उसको आप डिकोड करेंगे तो वही 15 करोड़ किलोमीटर्स निकलती जो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। उस समय उनके पास कोई ऐसा साइंटिफिक इक्विपमेंट तो नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको कैलकुलेट करके दिया। तो ये सब चीज़ें हमारे ग्रंथों में था। हमारा बेसिकली क्या है, संस्कृत एजुकेशन से हम लोग थोड़े से हम उससे अलग हट गए और वो ग्रंथ जितने हैं वो सब संस्कृत में है। तो अगर उस पर थोड़ी भी बढ़िया तरीके से रिसर्च होती है तो हम लोग ये जो से वैदिक मैथमेटिक्स कृष्णा तीरथ जी महाराज ने डेवलप करके दिए, ऑल्दो स्कूल एजुकेशन में पता नहीं क्यों उसको यूज नहीं किया गया। अगर वो करा जाए ढंग से प्रॉपर वे में तो आप देखिएगा उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट होगा। मैथ्स का जो फोबिया है, कैलकुलेशन का फोबिया, मुझे लगता है हम विश्व गुरु की बात करते हैं, तो अगर मैथमेटिक्स में अगर हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स को अगर एजुकेशन का पार्ट बना देते हैं थ्रू वर्किंग मॉडल, तो आप मानिए कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। हमने इसके कोई 150 प्लस मॉडल्स बनाए हुए। अच्छा, इसके भी आपने 150 मॉडल्स बनाए। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो ये वैदिक मैथमेटिक्स है ये हमारी सनातन मैथमेटिक्स है जो संस्कृत से डिकोड करी गई है। और अगर ये मैथमेटिक्स अगर बच्चे स्कूल में करते हैं तो आपका मानना है कि उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, आप फोकस बढ़ेगा उनका। इसके अलावा कैलकुलेशन के लिए कभी भी उसको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों को लाइफ लॉन्ग। मेरा ये मानना है अगर आप थोड़े ढंग से इसको काम में लेते हैं तो 10 नंबर का जो 10 डिजिट से मोबाइल बनता है, मोबाइल नंबर बनता है, वो पापा मम्मी का मोबाइल नंबर वर्बल उसको कैलकुलेट करके बता सकते। अच्छा, वेरी गुड। 10 into 10 एक बहुत बड़ा नंबर होता है, तो वो बहुत आसान होगा उनके लिए। तो मतलब एक तो मॉडर्न मैथमेटिक्स से इसका यही डिफरेंस हो गया कि ये मोर स्पीडी है, ये जल्दी कर सकते हैं। इसमें मानिए आपकी जो बेसिक जो बीच की स्टेप्स होती हैं उसको ये एक तरह से स्किप करके निकल जाता है, तो वो बहुत इजी हो जाता है और बहुत ही प्रॉपर वे में आंसर आ जाते हैं इसके। अच्छा, तो आपका ये मानना है कि ये हर हालत में मॉडर्न मैथमेटिक्स से बेटर है? अगर 100%। देखिए कैलकुलेशन के लिए इससे बेटर कोई टूल अवेलेबल नहीं है। इसके लिए कई मिथ भी हैं जो लोग इसलिए पता नहीं क्यों एक मिथ भी फैलाते हैं कि ये पेन पेपर है। ये बिल्कुल पेन पेपर नहीं है, मैं भी आपको प्रूव करके दे दूंगा। तो दूसरा ये कहते हैं इसका कोई टूल अवेलेबल नहीं है। 150 टूल तो मैंने बना दिए जी हाँ, तो टूल अवेलेबल है इसके। तीसरा इसके लिए जो सबसे बड़ा क्या था कि ये एक एज के बाद चलती है। मैं कहता हूँ क्लास 1 के बच्चे से स्टार्ट कीजिए और आप देखेंगे कि वो अगर मतलब 3, 4, 5 तक अगर आते आते अगर ये वैदिक मैथ्स के साथ जुड़ा रहा, और ऐसा नहीं है इसमें बहुत सारा समय चाहिए। अगर पेरेंट्स उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं तो मैथ्स का फोबिया तो कोई फोबिया रहेगा ही नहीं उसके। ये बहुत जरूरी है। मैथ्स का फोबिया हटने से उसका फिजिक्स भी बहुत अच्छा होगा, केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा होगा, और एसएसटी के नंबर्स तो आप मानिए उसके लिए ऐसा केक वॉक होगा कि कैसे याद करना है। मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी उसको सफलता बहुत इजी मिलेगी। हाँ, ये बात तो है कि मैथ्स का बच्चों को बहुत फोबिया रहता है और जिसके कारण वो कई बार छोड़ भी देते हैं मैथ्स को। और अब आप हमें कुछ मॉडल्स बताइए। हाँ बिल्कुल, आज हम बीच में चलते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर। अब हम 5th नंबर पे आएंगे। देन स्क्वायर के बाद क्यूब रूट, फैक्टोरियल, लॉग, ये 10 टोटल 10 हम लोग पैरामीटर्स जो हमने शुरू में स्कूल के मैथ्स तक पहुंच गए। तो हम आज स्क्वायर की बात करते हैं। तो मैं एक ऐसे स्क्वायर की बात करता हूँ आपसे जिसके एंड में 5 आता है। अच्छा, लाइक 15 स्क्वायर, 25 स्क्वायर, 35 स्क्वायर, 45 स्क्वायर, 55 स्क्वायर, 65 स्क्वायर, 105 स्क्वायर, 115 स्क्वायर, 125 स्क्वायर। हम पहले उस पे लेते हैं, ये बीच का एक पार्ट है। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा इससे पहले और उसके बाद में क्या होगा और वर्किंग मॉडल के थ्रू क्या होता है। तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन, मैं मॉडल भी ले लेता हूँ साथ में। हाँ जी, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे, इन मॉडल्स की खास बात यह है, आज तो मेरी परीक्षा इन मॉडल्स की खास बात यह है कि इनके साथ में आप इसको रीयूज कर सकते हो और रैंडम नंबर जनरेशन की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम इस पे आते हैं। अब मैं आपसे सबसे पहले पूछता हूँ, छोटा सा एग्जांपल है, लाइक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 35 होल स्क्वायर? 35 होल स्क्वायर मींस 35 मल्टीप्लाइड बाय 35 जी।
कैलकुलेटर चाहिए। अच्छा, मैं आपको सिखाता हूँ अभी। देखिए, जब भी इस टाइप का कोई स्क्वायर हो जिसके एंड में 5 आता है, तो उसके एंड में 25 आएगा सॉल्यूशन में। अब तो ये 5 का स्क्वायर करके 25 लिख दिया। अब यहाँ जो भी नंबर है, इसके आगे इसका एक इंटीजर क्या होगा? 3 के आगे इंटीजर 4 होगा। हाँ। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पे लिख देते हैं 3 is 12। लिख दीजिए आप। तो 35 स्क्वायर इज 1225। ठीक है, बहुत आसान हो गया। अब हम एक काम करते हैं, नंबर हटा देते हैं। अब मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए, इसकी ब्यूटी है, इसको आप रीयूज कर सकते हैं। हाँ। तो 65 का स्क्वायर क्या होगा? 5 का स्क्वायर तो 25 ही आएगा। हाँ जी। 6 के आगे क्या आएगा? 7। तो 6 into 7 42। तो यहाँ लिख दीजिए। ओह, ओके। तो ये वाला जो आपने अभी हमें मेथड बताया स्क्वायर का, ये सबके एंड में 5 ही आना जरूरी है या किसी के एंड में 3 भी? इससे पहले स्क्वायर वाले में भी आपके 5-6 टाइप्स होती है, उसको इस सबका सिंगल टाइप है। तो ये वाला एक ऐसा बताया जिससे थोड़ा आप कनेक्शन फील करें। अच्छा। अदरवाइज क्योंकि शॉर्ट टाइम के लिए है, तो अगर आप सिस्टम में आते हैं तो हार्डली आप मानिए कोई 3 आवर्स की क्लास के बाद स्क्वायर करने की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेंटल स्क्वायर कर लेंगे। तो मतलब अब अपन एक काम करते हैं, जैसे 95 स्क्वायर है। अब आप वर्बल बोलिए क्या आएगा? 95 स्क्वायर का 90,9025। अब बताइए आपको कितना टाइम लगा इसका? इसमें तो नहीं लगा, लेकिन मैं किसी में भी नहीं लगा। अच्छा, स्क्वायर इससे पहले क्या था? स्क्वायर जब मैंने आपसे इसका पूछा था तब आपको कैसा लगा था? हो पा रहा था? नहीं, वो तो मैं नहीं कर सकती थी, मेरे को कैलकुलेटर चाहिए था। अब आपने ट्रिक बता दी। ट्रिक बेसिकली इसी टाइप की जो ट्रिक्स है। अच्छा, इसकी हम वॉच बना देते हैं। हाँ। इस वॉच से क्या होता है, जैसे आप यहाँ भी टेबल की वॉच देख रहे हैं। हाँ, हम क्या करते हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम को बुक बंद करते हुए बंद हो जाता है। हाँ, हाँ। हमने हम जो भी पढ़ाते हैं, हाँ, जैसे ये स्क्वायर वाला आपको बताया, हाँ, इसकी एक पूरी वॉच बना देते हैं। अच्छा। तो अब आप इसको आराम से, ये पूरी पीरियडिक टेबल वॉच है, तो आराम से इसको यूज कर सकते हैं। तो ये नंबर सिस्टम की वॉच भी यहाँ पे बना रही, हर एक मॉडल की वॉच भी पीरियडिक टेबल की वॉच है, लेकिन ऐसी आपने नंबर की भी बना रखी है। अच्छा, ये बच्चे आराम से 2 बच्चे मिलके खेल सकते हैं। अच्छा, ये वाले में खास बात ये, इसकी ब्यूटी है, ये देखिए साफ हो गया। हाँ, तो इसको रीयूज कर सकते हैं नंबर दूसरे। तो इस तरह के आप अगर जो ये नंबर सारे इसमें आपके वो ये अच्छा, ये सारे नंबर्स वो डिफरेंट डाल के और फिर अपना स्क्वायर। इसकी एक वर्कबुक भी है। आप पहले कॉन्सेप्ट के साथ में पहले यहाँ कॉन्सेप्ट समझते हैं, इससे ब्रेन में सेट हो जाता है। फिर उसके बाद हम वर्कबुक कराते हैं, वर्कबुक में सारे क्वेश्चंस होते हैं। फिर हमने एक ऐप भी बना रखा है। हाँ जी। और उस ऐप की ब्यूटी ये है कि आप जैसे आप मान लीजिए कॉम्यूट टाइम है, बच्चा आपके साथ जा रहा है, तो बच्चा आपसे मोबाइल लेगा तो ये पूरी प्रोबेबिलिटी है कि वो हमेशा सोशल मीडिया पे जाएगा। उससे बेटर ये है अगर ऐप उसके पास है तो वो उस पे करेगा। और आप मोबाइल भी नहीं देंगे तो जो आपके सामने एक व्हीकल जा रही है, जिसमें आखिरी में कुछ डिजिट लिखी हुई है, वो कोशिश करेगा उसका स्क्वायर करने का, उसका क्यूब करने का, उसको डिवाइड करने का, उसमें उसकी डिजिट का सम करने का, जो उसने सीखा है उसको अप्लाई कर उसको बहुत मजा भी आएगा। तो आज अगर हम अपने बच्चों को ये सुविधाएं दे सकें तो ये बहुत अच्छा है। और स्पेशली मैथ्स टीचर्स अपनी क्लासेस में ये टूल्स लेकर जाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा और बच्चे इससे काफ़ी जल्दी मैथ सीखेंगे, उनका इंटरेस्ट डेवलप होएगा। तो not only we have to make learning easy, we have to make learning interesting as well. जी, इसमें हम लोग स्कूल के लिए थोड़ा सा ये सजेशन देते हैं कि जो क्लास का टाइमिंग, मान लीजिए 1 आवर की क्लास है, तो 45 मिनट्स तक जो आप पढ़ाना चाहे पढ़ाइए। 5 मिनट्स तक उसका जो आपने पढ़ा उसका एक वर्किंग मॉडल होना चाहिए। हाँ। और लास्ट 10 मिनट्स उसको याद कैसे करना, उसकी टेक्निक जरूर बतानी चाहिए। तो ये एजुकेशन सिस्टम की पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। देखिए, हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो वहाँ लिखना और पढ़ना सीखता है, अल्फाबेट सीखता है, वर्ड्स बनाना सीखता है, सेंटेंसेस आते हैं, एक अच्छे लेवल पे आया था। टीचर बहुत मेहनत करता है बच्चों को पढ़ाने की, वो अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाता है, समझाने की कोशिश, लेकिन वो डेटा देता है। डेटा देने के बाद में उसको याद करने की जो जिम्मेदारी है वो बच्चे की होती है। फिर उसको रिटेन करने की जिम्मेदारी बच्चे की, और एग्जामिनेशन में उसको रिट्रीव करने की जिम्मेदारी। तो ये जो तीनों जगह है उसमें बच्चा स्ट्रगल करता है। जो जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग, जिसको आइडियाज इन सब चीजों के, वो आगे आ जाता है। और जो थोड़ा स्लो लर्नर है, जिसको हम बोलते हैं कि उसको समझ में नहीं आता, याद नहीं होता, अगर आप उसको ट्रिक्स बताते हैं तो देखिए उसके लिए लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। तो अगर क्लास के अंदर डेटा देने के साथ साथ उसका एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग वाला मॉडल, यानी उसका एप्लीकेशन पार्ट और उसको याद कैसे करना है, अगर वो साथ चला गया तो देखिए साइकिल कंप्लीट हो गई। फिर बच्चा घर आके बहुत इजी रहेगा। मतलब कि एवरेज स्टूडेंट भी इंटरेस्ट लेने लगेगा और इम्प्रूव करेगा। और ये हमारे स्कूल एजुकेशन की और पेरेंट्स की हमेशा इच्छा रहती है कि बच्चे की लर्निंग इम्प्रूव हो।
बहुत अच्छा आशीष जी, आप हमें और भी कुछ मॉडल बताएंगे? मैथमेटिक्स नई चीज है, मैं पहली बार सीख रही हूँ। अभी जैसे हमारे रामानुजन साहब का भी जन्मदिन गया है, हम लोग मैथमेटिक्स डे बनाते हैं। तो मैथमेटिक्स को हम ये मानते हैं कि हमें करने में नानी याद आ जाती है। एन का कोड 2, एन का कोड 2, दैट इज 22, और कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वो दिसंबर होता है। तो 22 दिसंबर को हम ये बनाते हैं। अच्छा, हमने तो बहुत अच्छा जोड़ दिया। अब मैं एक छोटे से आपको नंबर्स दे रहा हूँ, 1 से लेके 9 तक है। ये एक मैजिक स्क्वायर है। तो आपके पास ये 3x3 का एक स्क्वायर है। जी हाँ। मैं चाहता हूँ इसमें आप नंबर जोड़िए, ऐड करिए। और नंबर इस तरीके से आपको इसमें अरेंज करने हैं कि जिससे इसके रो का सम और कॉलम का सम और डायगोनल्स का सम सेम आए। तो आपके पास ये नंबर्स की डिजिट है। मैं चाहूंगा आप ये इधर 3x3 में आपको ऐड करना है। अच्छा, ये बहुत बढ़िया। आज तो मेरी मैथ्स अच्छी होने वाली है। तो ये सम आ गया 6 है ना, डायगोनल का। अब रो का सम भी 6 आना चाहिए। तो आगे 2, 3 होगा तो ये सम 6 आ सकता है। 0 है नहीं उसमें, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे। तो 4 हो गया। अब मैं यहाँ 5 लगा देती हूँ तो ये 9 हो गया। सही कर रही हूँ? नहीं कर रही, पर ये 9 तो है। नहीं, 9 हो रहा है, लेकिन आप देखिएगा आपका रो भी यहाँ अटक जाऊंगी। हाँ। इसका मैं चलिए थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको। कि ये जो रो, कॉलम और डायगोनल का सम है ना, वो 15 आएगा। 15 आएगा। हाँ। अच्छा, रामानुजन साहब ने इसकी बहुत जोरदार ट्रिक बनाई थी, वो मैं आपको आगे, पहले आप ट्राई कर लीजिए। अच्छा, 15 पहले बना के देखो कैसे बनता है। और 5 का करना है तो भी मेरे पास नहीं है। नहीं, मेरे को इतनी मैथ्स नहीं आई। चलिए अपन इसकी कोशिश करते हैं। और एक बार करने के बाद आप देखिएगा कि आपको भी बहुत आसानी से बन जाएगा आपसे। ठीक है, अब हम सबसे पहले नंबर्स को इधर इस तरह से ट्रेस कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे लिए। अब आप देखिए, आपको कुछ नहीं करना, मैं आपसे ही करवाऊंगा। देखिए यहाँ 1 2 3 लिखिए, यहाँ 4 5 6 लिखिए, यहाँ 7 8 9 लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जमाइए। बहुत बढ़िया। 2 2 2 2 and 3 बहुत बढ़िया। 4 5 डायगोनल चल रहे हैं यानी जी। 6 7 8 9 7 8 and 9 हो गया। चलिए अब ये आपके पास एक शेप आ गई। अब 1 को इसके एक्सट्रीम कॉर्नर पे ले जाइए, यहाँ पे बिल्कुल। अब ये 9 को इसके एक्सट्रीम कॉर्नर पे ले जाइए। अच्छा, पहले हमने अब ये 7 को इसके एक्सट्रीम कॉर्नर पे ले जाइए, और 3 को इसके एक्सट्रीम कॉर्नर पे ले जाइए। अब आप देखिए सम क्या आ रहा है। हाँ। अच्छा, ये तो एक एग्जांपल था, जैसे कि 15 नंबर। अब आप देखिए, अब बन रहा है। ये देखिए 7 + 6 is 13 + 2 15, 9 + 5 is 14 + 1 15, 4 + 3 7, 7 + 8 is 15, 8 + 6 14 + 1 15, 7 5 12 + 3 15, 9 2 11 + 4 15, 4 5 6 is 15, 8 2 10 + 5 is 15। तो डायगोनल्स और जितनी कॉलम्स है, तो 1 से 9 नंबर को इस तरह से बहुत आसानी से आप जमा के और एक इसका मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं। ऐसे ही 4x4 का मैजिक स्क्वायर होता है, 5x5 का मैजिक स्क्वायर होता है, 6x6 का मैजिक स्क्वायर होता है। अच्छा, नहीं, पर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे 3x3 का मैजिक जो स्क्वायर है, उसमें टोटल 15 आ रहा है जी, है ना? तो ये ऑलवेज 15 होगा अगर आप 1 to 9 नंबर्स ले रहे हैं तो। अगर हम 1 to 9 नंबर्स ले, और अगर आप नंबर चेंज करते हैं तो उसका सम भी चेंज हो जाएगा। लेकिन वो मैजिक स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा वो देखना होगा। हाँ, तो ये 1 से 9 तक का ये बेस्ट मेथड है। ओके। तो ये रामानुजन साहब नंबर थ्योरी में मतलब उनका बहुत अच्छा काम था। तो ये उनकी तरफ से, ये हमारी बहुत बढ़िया। तो ये तो मतलब कि हमारे प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल वाले बच्चे बड़े अच्छे से, और ये बहुत आसानी से इसको वापस ट्रेस कर देते हैं, एक्सट्रीम कॉर्नर्स पे ले जाते हैं। देखिएगा इस टाइप के आपने कितने बना रखे हैं? कोई 20,000 प्लस वर्किंग मॉडल्स हम लोगों ने अभी तक डिजाइन किए हैं इस तरह के। तो बहुत ज्यादा नंबर है, मतलब कि अगर बच्चे 25 साल से यही कर रहे हैं, 25 ईयर्स से जी। और बच्चों की जर्नी, क्योंकि दोनों बच्चे IIT बॉम्बे में हैं, तो उनकी जर्नी से ये चला था। तो नहीं, बहुत बढ़िया। तो मतलब लिमिट नहीं है, बच्चा सीखना चाहे तो हमारे पास मॉडल बहुत है, और ये प्रैक्टिस उसको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगी, ये उसके आगे इंजीनियरिंग में हेल्प करेगी।
तो बहुत बढ़िया रहेगा। और इसके अलावा भी आपके पास कुछ हाँ, एक बहुत अच्छा मॉडल? हाँ, एक्चुअली बहुत ही एक बहुत सिंपल सा मॉडल है, वो बहुत इम्प्रेसिव है। हाँ जी। अब लाइक मैं आपका मोबाइल नंबर जान सकता हूँ? मेरा मोबाइल नंबर तो याद नहीं है। कोई यहाँ का इंडिया का कोई नंबर आपको याद हो? नहीं, मैं दूसरा कोई सा जो भी नंबर, एनी नंबर, 10 डिजिट नंबर। हाँ, तो वो तो 422। नहीं, ऐसे मत बताइए। 42 तो आप डिजिट बता रहे हैं। हाँ। नंबर बताइए आप, लाइक मिलियन, बिलियंस, या फिर अगर हिंदी में बात करें, हमारे जो हिंदू नंबर सिस्टम होता है उसमें अरब खरब में, तो आप क्या बता पाएंगे? नहीं, वैसे तो कभी सोचा ही नहीं। नहीं, लेकिन ये एप्लीकेशन का पार्ट है। हाँ। जब हमने नंबर सिस्टम बताया, अगर हम उसको एप्लीकेशन वाले पार्ट में मोबाइल नंबर में ऐड कर देते, तो जब भी आपसे मोबाइल नंबर पूछा तो आप बताते कि मेरा मोबाइल नंबर 9 बिलियन है, 450 बिलियंस है, ऐसे बताते। तो देखिए नंबर, आप तो जो आपने नंबर सिस्टम याद किया उसका एप्लीकेशन पार्ट आ गया। तो जब भी आप इसको किसी चीज को अप्लाई करते हैं तो वो हमेशा मेमोरी में रहता है। क्योंकि एक लाइन हमेशा मैं बच्चों को बोलता हूँ, इफ यू डोंट यूज इट यू विल लूज इट। किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर आप काम में नहीं लेंगे तो आप उसको भूल जाएंगे। सैकड़े तक का तो हम लेते हैं, क्योंकि कई बार वो मोबाइल पे पिन नंबर्स आते हैं ना, तो हम याद करते हैं 917 207, ताकि हम भूले नहीं। अब ये सैकड़े तक तो अब अपन एक काम करते हैं, ये हमारे पास कोई एक रैंडम मोबाइल नंबर है। हाँ जी। ये 10 डिजिट है, 1 2 3 4 5 5 into 2 is 10। ये कोई भी नंबर है, ऐसा कोई भी रैंडम नंबर अपन ने ले लिया, इसको इस तरह से कर दीजिए, इसको इस तरह से कर दीजिए, कोई भी नंबर आपको जो भी लगा। अब मुझे इसको एक अपना जो इंटरनेशनल सिस्टम है नंबर का उसमें बोलना है, तो हमने इसका मॉडल बना दिया। तो इसको बोलिए 9 बिलियन 459 मिलियन 558,168। 168। अब इसी नंबर को अगर मैं हिंदी में बोलना है अपने हिंदी नंबर सिस्टम में, तो हिंदू नंबर सिस्टम में 9 अरब 45 करोड़। अच्छा, हमारे यहाँ तो कॉमा लगा हुआ है, इंग्लिश में ऊपर कॉमा लगा हुआ है, यहाँ नीचे कॉमा। 45 करोड़ 95 लाख 58,168। तो कितना सा टाइम लगा? अब एक काम करते हैं, कोशिश कर लेते हैं, मैं यहाँ नंबर चेंज कर देता हूँ। ये नया नंबर बन गया, अब आप बोल के बताइए। ये मैं इधर इसको चेंज कर देता हूँ। तो मैं पहले इंग्लिश में बोलूँ। हाँ जी। 6 बिलियन 456 मिलियन 558,198। अब हिंदी में बोल लेते हैं हिंदू सिस्टम में। 6 अरब 45 करोड़ 65 लाख 58,198। पर ये भी याद तो नहीं, ये आपको ज्यादा टाइम लगा, बीएम से याद हो जाता है। बीएम से याद हो गया, 1000 याद रहता है। या अरब खरब हमें बहुत आसानी से याद है। हाँ। तो हम खरब तक ही याद करते हैं, इसके बाद नंबर सिस्टम में नहीं याद होता जी। बहुत बढ़िया। और एक ये आपका था, आपने मुझे लैब दिखाते हुए बताया था, मैं इसके बारे में भी समझना चाहूंगी जी। ये वाला, ये एक बहुत बढ़िया, हाँ, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। ये फिबोनाची सीरीज है बेसिकली। कौन सी सीरीज? फिबोनाची सीरीज। फिर कोई भी नंबर मान लीजिए हम 1 से स्टार्ट करते हैं। जी हाँ। तो 1 के बाद जो दूसरा नंबर है वो भी हम मान लीजिए 1 ले लेते हैं। हाँ। तो 1 + 1 कितना होता है? 2। तो ये आ गया। अब हम आगे चलते हैं, 1 + 2 कितना होता है? 3। आगे चलते हैं, 2 + 3 कितना होता है? 5। 3 + 5 कितना होता है? 8। 5 + 8 कितना होता है? 13। 13 हाँ। 18 8 + 13 21। 13 + 21 34। तो ये जो लास्ट की जो 2 आपकी टर्म्स होती है उनका जो सम है वो 13 होता है। तो आप इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं और ये फिबोनाची सीरीज तैयार हो जाती है। तो ये मतलब कि एक तरह से टूल है। हाँ, टूल है। तो बेसिकली बच्चा एक सम कर रहा है, ये वाली सीरीज से उसको आइडिया लग जाता है कि ये नंबर। अदरवाइज क्या होता है, इतनी सारी सीरीज हैं, ऐसे सभी सीरीज के हमने वर्किंग टूल्स बना रखे हैं, जिसमें आपको एक टूल बता रहे हैं, एक टूल बता रहे हैं। तो इससे एक बच्चे की टेबल पे रखा रहता है, तो वो एक स्लाइडर है तो खेलता भी रहेगा इससे। लाइक फिजिट स्पिनर के साथ खेलता है, लर्निंग नहीं हो रही, यहाँ पे लर्निंग हो रही है। वहाँ उसकी मैथ्स में हेल्प कैलकुलेटर नहीं, ये टूल, ये भी उपयोग करें है ना, जब भी वो कैलकुलेशन कर रहा है तो ये नंबर ऑफ टर्म्स पूछे, इसमें खूब सारे गेम्स और भी बनते हैं। वैदिक कैलकुलेटर कह सकते हैं, मतलब हाँ, मतलब वैदिक कैलकुलेटर वाला एक अच्छा सा टूल है, वर्किंग टूल फिबोनाची के लिए। नहीं, बहुत बढ़िया। ये आपने वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में आज हमें इतनी अच्छी नॉलेज दी, जो कि हमें नहीं पता था कि वैदिक मैथमेटिक्स क्या होता है। और आपने ये भी समझाने की कोशिश करी कि अगर हम अपने स्कूल्स में ये ईयर 1 से शुरू कर दें तो बच्चों को मैथ्स से डर नहीं लगेगा और उनकी स्पीड बढ़ जाएगी और वो कंपटीशन में अच्छे रिजल्ट्स देंगे। लेकिन चलिए हम शुरू करते हैं आपके आउट ऑफ बॉक्स
के बारे में कि जिसमें आप पजल्स को लेकर आ रहे हैं, तो आप इसके बारे में कुछ डिटेल में बताइए, कुछ पजल्स दिखाइए। ये एक बेसिकली टीचर से जब हमारी बातचीत होती है, हाँ जी, तो टीचर्स ने हमें थोड़ा सा ये बताया कि बॉटल नेक्स कहाँ पर है एजुकेशन सिस्टम के, हम उस पर काम करते हैं। हाँ। तो हम भी स्टूडेंट्स के साथ काफी डे टू डे लाइफ में हम लोग मतलब हमारा कन्वर्सेशन होता है, और लाइक्स ऑफ स्टूडेंट को डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया है। तो ये आइडिया समझ में आ गया था कि बच्चा कहीं ना कहीं लैग करता है, तो वो बॉटल नेक्स को अगर हम क्लियर कर देते हैं तो फ्लो अच्छे से होगा। तो सबसे पहला ये आया कि कन्वर्जन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम इनटू डायग्राम में बच्चों को प्रॉब्लम है, तो वो मैथमेटिक्स में दिक्कत आती है, फिर फिजिक्स में दिक्कत आती है, इनफैक्ट केमिस्ट्री में भी उसको प्रॉब्लम आती है। तो हम लोगों ने जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे तो फर्स्ट ईयर में हमें 4 मॉडल दिए जाते थे। उस मॉडल पे हमें एलिवेशन प्लान, एलिवेशन का मतलब सामने से देखना, प्लान का मतलब ऊपर से देखना, राइट हैंड साइड व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ऐसे 4 व्यूज हम लोगों से बनवाए जाते थे। तो हमें लगा ये बच्चे अर्ली एज में हम इंजीनियरिंग तो नहीं सिखा सकते, लेकिन एक मॉडल बन सकता है जिसको हमने क्यूब ऑफ क्यूब्स बोला। तो उसमें 27 क्यूब्स को मिला के हम एक डायग्राम बनवाते हैं, 3D डायग्राम होता है। जैसे ये वाला, ये छोटा सा एक मॉडल है, इसमें ये बेसिकली ये 7 मॉडल्स अलग अलग शेप्स के आपको यहाँ दिए गए हैं। जी हाँ। ये टोटल एक इस पार्ट को 1 क्यूब बोलेंगे, इसे टोटल 27 क्यूब्स इसके अंदर है। अच्छा जी, टोटल 27 है जी। और उनको आपने 1 2 3 4 5 6 में 7 पार्ट में कंडक्ट किया, 7 में किया है। अच्छा, 2 2 4 5 6 7, ये 7 पार्ट्स हैं इसके। जी हाँ। हाँ, ये शेप्स हैं और ये सब। अब इन शेप्स को यूज करके हमें डिफरेंट शेप्स बनानी है। अच्छा। तो जैसे सबसे पहली शेप्स, क्योंकि ये 27 है तो 3 का क्यूब इज 27, तो हम इसको एक क्यूब बनाते हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे मैं कहूंगा कि आप थोड़ा इसको ट्राई कीजिए। मेरी टेस्टिंग हो जाएगी ये तो कि मैं कितना अच्छे से बनाती हूँ, पर मैं ट्राई कर सकती हूँ। बीइंग अ साइंस टीचर आई विल ट्राई इट। नहीं, हम थोड़ा अटक गए, आप बताइए। चलिए मैं भी कोशिश करता हूँ, मुझे भी ऐसा याद नहीं है इसका, लेकिन कोशिश करते हैं और अपन एक एक मॉडल को लेते हैं। देखिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि अजीब सी शेप है इनकी, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम देगा। तो हम पहले इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने ऐसे कुछ बना दिया, ठीक है। फिर हमें लगा ये 3 स्टोरी बिल्डिंग है, तो हमें इसको भी रिजॉल्व करना है, तो हमने इसको भी यहाँ ले लिया। फिर इसके बाद 3 स्टोरी बिल्डिंग में हमें ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, तो थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमने इसको यहाँ लगा देते हैं। फिर हम कोशिश करते हैं कि और क्या लें इधर, तो हम इस वाले पार्ट को मान लीजिए इधर लेके ये हमने इसको इस तरह से निकाल दिया। फिर एक ये छोटा सा पार्ट रह गया और ये 30 स्पेस हमें नीचे नजर आ रही है, हम इसको यहाँ ले लेते हैं और इसको उधर लगाते हैं। तो शायद मुझे लगता है क्यूब बन गया है। 100% बन गया है। तो ये जो क्यूब्स हैं या इसी इन 7 जो आपके पास स्ट्रक्चर है, इनसे बच्चों को आप डिफरेंट पजल्स देते हैं। हाँ, इसमें बेसिकली अब यहाँ पे एक मॉडल वाला पार्ट खत्म हुआ। अब आप जब इसको सामने से देखेंगे तो ये 3x3 का स्क्वायर दिखेगा। हाँ, बिल्कुल। अब अगर ऊपर से देखेंगे, दैट इज प्लान या टॉप व्यू बोलेंगे, वो भी 3x3 का दिखेगा। हम इसके राइट हैंड साइड में जाएंगे, देखेंगे 3x3 का हमें क्या दिखेगा, एक स्क्वायर दिखेगा। अब लेफ्ट में आगे देखेंगे तो भी 3x3 का स्क्वायर दिखेगा। तो बेसिकली ये इस टाइप की शेप आपको नजर आएगी। तो बेसिक पर्पस ये गेम का नहीं था, बेसिक पर्पस ये सिखाना था। हाँ, कि वो फेसेस देख ले कि जी इससे इसकी फेस, हाँ बिल्कुल इसका अभी जी बिल्कुल अपर फेस। अब ये क्या हुआ, यहाँ से इसने बच्चे ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो एक तो फील ऑफ अचीवमेंट आएगा कि मैंने कुछ अचीव किया है, बनाया मैंने एक पजल को सॉल्व किया। और दूसरा एलिवेशन प्लान, साइड व्यू यानी टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यूज के बारे में उसको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा। ये हो गया। अच्छा, इसको बनाने के 200+ मेथड्स हैं, उनमें सिर्फ इसको एक ढूंढना है, और वो जितनी बार बनाएगा वो नए नए मेथड्स इसमें इवॉल्व करेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि इसका खाली एक तरीका नहीं है, मोर देन 200 इसके मेथड्स हैं। मतलब इन्हीं 7 से जी, नहीं इन्हीं 7 पीसेस से, इन्हीं 7 पीसेस से। तो हर स्टूडेंट अलग बना सकता है, हर बच्चा अलग बनाए। अब इसमें खूब सारी शेप्स दे रखी है। हाँ जी, आप जितनी भी शेप्स हैं स्टेजेस के हिसाब से बनी हुई है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, लेकिन पर्पस वो एलिवेशन प्लान साइड व्यू बनाने का। अच्छा, इसका सॉल्यूशन भी पीछे दे रखा है। तो अगर मान लीजिए बच्चा कहीं तक हो जाता है, सॉल्यूशन है। हाँ, वो सिंगल सॉल्यूशन, लेकिन बच्चा मल्टीपल अपने दिमाग से और भी बना सकता है। तो ये एक टाइप की पजल हो गई। अच्छा, ये महीनों तक ये यूज कर सकता है ऐसे। हाँ, मतलब उसको। अच्छा, ये एल्गो बेस नहीं है लाइक रूबिक क्यूब या ऐसा, तो वैसा नहीं है। ये वाला जो पार्ट, ये वाला बहुत अच्छा है कि इसमें बच्चा अपना दिमाग लगा रहा है, मोबाइल से अलग है, कंप्यूटर से, टीवी से अलग है। नहीं तो वो टीवी पे बैठ, स्क्रीन टाइम कम हो गया उसका। हाँ, और स्क्रीन टाइम कम हो गया और उसको अचीवमेंट की जो खुशी होती है वो आ गई। पर अगर 2-4 बच्चे इकट्ठे बैठ के कर रहे हैं और वो डिफरेंट ढंग से करते हैं, तो वो एक दूसरे से ये भी लर्न कर सकते हैं कि अच्छा ये भी एक मेथड है।
इसके अलावा आप हमें क्या दिखाना चाहिए? ये वाला जो पार्ट था इसको क्यूब ऑफ क्यूब्स बोलते हैं हम लोग। अब आप कोई भी नंबर सोच लीजिए 1 to 63 के बीच में, एनी नंबर बिटवीन 1 to 63। मान लीजिए एज सोच लीजिए, बिटिया की, बच्चे की, कोई भी फ्रेंड की, कोई एक एज सोच लीजिए, कोई एज सोच लीजिए। ठीक है, ओके, सोच लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको ये नंबर दिखा रहा हूँ, इस वाली स्लेट में वो अवेलेबल है क्या? हाँ जी, इसमें है। इसमें इसमें भी है। ठीक है, हम इसको रख देते हैं पीछे। इसमें नहीं है। नहीं है। इसमें भी नहीं है। इसमें भी नहीं है। इसमें है 35। हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने। अब ये ट्रिक क्या थी वो भी समझाइए हमें। देखिए, ये बेसिकली एक छोटा सा नंबर गेम है। हम लोग जब 2 की पावर्स याद कराते हैं बच्चों को, हाँ। कि 2 की पावर 2 is 4, 2 की पावर 3 is 8, 2 की पावर 4 is 16, 2 की पावर 5 is 32। हाँ। तो ये इससे इंटरेस्ट नहीं आता बच्चे का। जी हाँ। क्योंकि हम कोई भी नंबर डेवलप करते हैं तो हम 2 की पावर में डेवलप करते हैं। जैसे 2 की पावर 0 is 1, तो अगर हमें 1 चाहिए तो 2 की पावर 0 चाहिए होगा। जी हाँ। तो ये आपका ये 1 हो गया। हाँ। यानी जितने भी नंबर यहाँ दे रखे हैं इसमें 2 की पावर 0 इन्वॉल्व है। 2 की पावर 0 इन्वॉल्व है। जैसे 2 की पावर 1 is 2 की पावर 1 is 2। तो देखिए 2 की अगर 3 हमें नंबर बनाना है तो उसमें हमें 1 भी चाहिए और 2 भी चाहिए। जी हाँ। तो 1 चाहिए तो ये 1 चाहिए। हाँ। ये 2 की पावर 0 है। हाँ। और आप यहाँ आ जाइए, 3 के लिए यहाँ नंबर है तो 2 की पावर 1 भी इसको चाहिए था। हाँ। इसके अलावा 3 आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अच्छा, ये इसका बेसिक पजल का है। अच्छा। तो अब यहाँ पर जब 1 है यानी 2 की पावर 0 है, वो जितने भी नंबर यहाँ बने हैं उसमें ये नंबर इन्वॉल्व है। ओके। यहाँ पर ये 2 नंबर यानी 2 की पावर 1 है, जितने भी नंबर बने हैं उनमें ये 2 इन्वॉल्व है। अब आप देखिए यहाँ पर ये 2 की पावर 2 है। हाँ। तो ये जितने भी नंबर बने हाँ। उसमें 2 इन्वॉल्व है, यानी 4 इन्वॉल्व है। जैसे 5 है, 5 में क्या क्या आएगा? 1 आएगा और 4 आएगा। 4 प्लस, देखिए 4 तो यहाँ है। अब आप देख लीजिए वहाँ 1 में 4 है। हाँ। है हाँ, इधर नहीं है। नहीं है। तो आपका जब ये 5 नंबर बना तो 5 में यहाँ नहीं था, लेकिन ये 1 इन्वॉल्व है। तो जब आप 5 यहाँ तो बन सकता है। ये कैसे? 2 + 3 is 5। नहीं, 3 2 की पावर में नहीं आता ना। हाँ, 3 2 की पावर में नहीं आता। तो आपको ये नंबर्स ये इस तरीके से सीरीज आएगी। दिस इज 2 की पावर 0, दिस इज 2 की पावर 1, दिस इज 2 की पावर 2, दिस इज 2 की पावर 3, दिस इज 2 की पावर 4 और दिस इज 2 की पावर 5। आप इसको और बढ़ाते जा सकते हैं। अच्छा। तो नंबर आप कहीं तक भी ले जा सकते हैं। फिर आप गैस कैसे किया? वो ट्रिक सिंपल सी है। जैसे आप कोई भी नंबर हम लेते हैं, एक बार आप नंबर बताइए। जैसे मैंने अभी 35 लिया था। 35 की जगह कोई भी नंबर 35 कैसे लिया? देखिए 35 यहाँ पर है क्या? हाँ है। तो आपको 1 नंबर को मेमोराइज कर लेना है। अच्छा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर 35 है क्या? हाँ है। तो 1 और 2 कितना हो गया? 3। तो 3 को मेमोराइज कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर 35 है क्या? यहाँ पर 35 नहीं है। तो हमें ये 4 याद नहीं करना, हमारे पास 3 चल रहा है। 3 चल रहा है। चलिए यहाँ पर 35 है क्या? यहाँ पर 35 नहीं है। तो इसको भी हमें मेमोराइज नहीं करना। अब हम आगे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 35 है क्या? यहाँ पर 35 नहीं है। तो ये भी हमें मेमोराइज नहीं करना। अब आप इधर आ जाइए। यहाँ पर 35 है क्या? यहाँ है। 32 + 3 35। वेरी गुड। तो ये तो बड़ा अच्छा ट्रिक है। अच्छा, पेपर वेट की तरह रख लीजिए टेबल। हाँ, और बच्चे जब ये ट्रिक करेंगे तो उनको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि उनके लिए ये मैजिक है कि आप कोई तुम नंबर चूज करो और फिर मैं तुम्हें बता दो तुमने क्या नंबर सोचा है। और इससे ये अगर इस कार्ड को समझना चाहेंगे तो उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये पावर्स का गेम है। 2 की पावर। तो बेसिकली 2 की पावर जब हम मेमोराइज करते हैं अगर गेम के फॉर्मेट में, हमेशा के लिए याद रहेगा। और आप एक प्लस कर रहे हैं तो देखिए नंबर्स को ऐड करने में भी मेंटली बहुत प्रॉब्लम आती है। कॉपी में कर सकते हैं। हाँ। तो ये मेंटल मैथमेटिक्स भी हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो गेम हमें बहुत ही अच्छे लगे, वो वाला पजल वाला भी, ये भी। अगर हम बच्चों को टॉयज की जगह ऐसे गेम घर में प्रोवाइड करें
तो इससे उनकी लर्निंग होती है, उनकी मेमोरी शार्प होती है और वो मैथ सीख रहे होते हैं। और अचीवमेंट की खुशी तो होती ही है और कंपटीशन भी होता है अगर बच्चे 3-4 इकट्ठे बैठ के कर रहे हो तो। एवरेज ऑफ 5 थ्योरी से यही बोला जाता है आपके आसपास जितने 5 लोग हैं उससे आपकी पर्सनालिटी बनती है। जी हाँ, मुझे लगता है एक पजल होनी चाहिए और तो आपकी पर्सनालिटी एक थोड़ी एक अलग लेवल पे है। अब आप हमें ये वाला भी अपना दिखाइए। ये एक बहुत ही शानदार पजल है। बेसिकली इसमें हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं। हमें क्या करना है, इन तीनों पार्ट को ज्वाइन करना है, ओवरलैप नहीं करना। यानी ऐसे आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको इस तरीके से, किसी भी तरीके से। और हमें एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री चाहिए इसके। अच्छा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री जैसे हम एच लिखते हैं, तो एच में अगर आप बीच में वर्टिकल लाइन लेते हैं तो वो उस पे बिल्कुल, और आप हॉरिजॉन्टल लाइन भी लेते हैं जी बिल्कुल, सेंटर में लेते हैं एक्स एक्सिस, तो वो उस पे भी, तो उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री 2 हो गई। आपको इसकी एक सिंगल एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालनी है, तो मैं चाहूंगा आप इसको एक बार ट्राई करें। अच्छा, फिर मेरी परीक्षा। चलिए देखते हैं ये आपने तो आज हमें सिखा रहे हैं कि दोबारा से पढ़ने जाना चाहिए। मैं जब आपकी लैब देख रही थी तब तो मैंने बनाया था। हाँ, ये आपने और मैं अब अटक गई। पजल्स में यही खास बात है, इसका सॉल्यूशन याद नहीं हो सकता। हाँ, पजल्स आप जब भी करेंगे तब आपको हमेशा एक नई थॉट के साथ आना होगा। हाँ, और वो आपको आउट ऑफ बॉक्स इसीलिए बोलते हैं, हर बार आप नए तरीके से सोचेंगे। अच्छा, और एक पजल के कई तरीके भी निकल सकते हैं, लेकिन इस टाइप की पजल का एक सिंगल सॉल्यूशन। अच्छा, इसका सिंगल सॉल्यूशन है, तो मैंने पहले कैसे कर लिया था ये सोचना पड़ेगा अभी हमें। चलिए, अब मैं व्यूअर्स के सामने अपने आप इस पे एक बार इसको इस पे ट्रेस कीजिए, इसका सॉल्यूशन निकल आएगा। जैसे हमने ये लिया है वाला पीस, और इसको देखिए इधर लगा देते हैं, इसको इधर देखते हैं। हाँ, और ये ऐसे जाएगा। अब नहीं, ऐसे भी नहीं जाएगा, रिवर्स कर देते हैं, ये ऐसे जाएगा। वेरी गुड। अब आप देखिए इस पे सिमेट्री है। अब तो सिमेट्री ये वाला जो पार्ट है, ये वाला इसका इस तरीके से ज्वाइन हुआ है। और जब हम ये दिख रहा है अपने, फिर अब हटा के देखते हैं तो देखिए ये वाली जो इसकी वर्टिकल एक्सिस थी, इस पे सिमेट्री, 2 सिमेट्री। हाँ, बिल्कुल सही। तो ये वाले जो पजल्स हैं, ये मतलब कि इसके आंसर्स भी साथ में होते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है उसके पीछे ऐसे सॉल्यूशंस बने हुए होते हैं। अच्छा, तो उससे अगर इसका एक्चुअली एक हमने QR कोड भी जनरेट किया है, वो थ्रू ऐप आप करेंगे तो उसका सॉल्यूशन का लॉजिक भी क्या है वो भी मिलेगा। और वो हो सकता है कि पेरेंट्स पहले अपने पास रखें और बच्चों वो बेटर ये सॉल्यूशन देख के पजल की फिर उसका और सॉल्यूशन आने पे मजा खत्म हो जाता है। जैसे कि अगर हम उसको पीछे ही दे देंगे सॉल्यूशन और बच्चे को पता है पीछे सॉल्यूशन है, तो वो बहुत जल्दी वो कर लेगा, लेकिन फिर लर्निंग नहीं होगी, क्योंकि सॉल्यूशन निकालना हमारा वो हम चाहते हैं कि बच्चा उससे कुछ सीख के जाए। और वो जो टाइम कंज्यूम कर रहेगा वहाँ पे, उससे तो इसकी स्किलिंग हो रही है और दूसरा फोकस भी इंक्रीज होगा उसका। तो इसमें आप उसको कुछ टाइम लिमिट भी बताते हैं कि ये पजल नहीं, एक्चुअली टाइम लिमिट से थोड़ा सा फिर प्रेशर आता है, फिर लर्निंग नहीं आते हैं, उसका मतलब उस समय आप देखिएगा अगर आप टाइम लिमिट देते हैं तो उससे उसके सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आएगी। वो अगर आप टाइम लिमिट नहीं देते तो उससे पहले वो सॉल्व कर लेगा। नहीं, ठीक है कि हम बच्चों पर प्रेशर नहीं डालना चाहते। और इस तरह के आउट ऑफ बॉक्स के आपके, ये तो हमने खाली 3 ही प्रोजेक्ट्स को यहाँ डिस्कस किया है। और लगभग कितने हैं आपके पास? 150 पजल्स बनाई, 150 पजल्स इस तरह की बनी हुई हैं। तो अगर हमारे बच्चे इन पजल्स को यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं यही चाहूंगी कि आप लोग अपने बच्चों के लिए ये ट्राई करें और अपने स्कूल्स में भी प्रोवाइड करें। हाँ जी, एक जयपुर में हम लोग यहाँ रहते हैं, तो कोटा और जयपुर के कुछ गवर्नमेंट स्कूल को हम लोगों ने पूरी लैब दी है जी। और यहाँ का एक स्पेशली एबल्ड स्कूल है, सेठ आनंदीलाल पोदार जी। हाँ, तो जो स्पेशल नीड वाले जो डेफ स्कूल है यहाँ का, तो गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें काफी 600+ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। वहाँ पे भी एक लैब हमने 3 साल पहले दी थी और कॉन्स्टेंटली हम उसको मॉनिटर करते हैं। और बच्चों की लर्निंग अच्छी चल रही है, आपको टीचर्स से ये फीडबैक आता है कि बच्चे बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। आज हमने बातचीत की इस आउट ऑफ बॉक्स पजल्स के बारे में, और मैं सोचती हूँ हमारे टीचर्स और हमारे पेरेंट्स जो हैं वो अगर इस लैब का सदुपयोग करें, अपने घर में ले जाएं या अपनी क्लासेस में ले जाएं, तो बच्चे बहुत अच्छे से साइंस और मैथ्स को समझना चाहेंगे और उनके इससे काफ़ी लर्निंग अच्छी रहेगी। अब हम ये एपिसोड मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इसी के साथ आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।